हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के कंप्यूटर के एक और चैप्टर को, जो कि है चैप्टर नंबर 11। और ये जो चैप्टर है वो पावर पॉइंट पे बेस्ड है। तो देखिए, पावर पॉइंट पे बेस्ड जो है दो चैप्टर्स हैं, जिसमें कि ये पहला चैप्टर है और हो सकता है ये चैप्टर भी जो है आपका दो पार्ट में रहे। तो आपको जो है सारी वीडियोज़ को ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों को पावर पॉइंट की नॉलेज नहीं है, कि आपको नहीं पता है कि पावर पॉइंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप जो है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ सारी चीज़ें जो है आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएंगी, जिससे कि आप जो है नोट्स भी आसानी से बना सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पावर पॉइंट को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ पावर पॉइंट। एक्चुअली में पावर पॉइंट है क्या? तो देखिए, पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डायनामिक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इन प्रेजेंटेशंस में आप एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन में नरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है प्रेजेंटेशन में इमेजेस को एंड वीडियो को भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो पावर पॉइंट जो है एक तरीके का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से आप जो है प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि प्रेजेंटेशन एक्चुअली में होती क्या है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रक्चर डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, टिपिकली वर्बल और विजुअल। मतलब कि जो प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, किसी भी इन्फॉर्मेशन की एक स्ट्रक्चर डिलीवरी होती है, जिसको कि आप प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और प्रेजेंटेशन की हेल्प से आप ऑडियंस को कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर आइडिया समझा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई स्पीच देते हैं तो वो भी क्या एक तरीके की इन्फॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन है। आपके पास में कोई ना कोई टॉपिक होता है, आपके सामने जो भी लोग बैठे होते हैं, जो भी पीपल खड़े होते हैं, उनको जो आप वो टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जब आप स्पीच देते हैं तो आपका मोटिव ये रहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी ऑडियंस समझ जाए, जो सामने खड़े हुए लोग हैं वो उस चीज़ को समझ जाएं। तो इस चीज़ को भी हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो कि नॉर्मली आप लोग स्कूल में भी करते होंगे। तो प्रेजेंटेशन जो है वर्बल फॉर्म में भी हो सकती है या फिर विजुअल फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक पर्सन खड़ा हुआ है और ये जो है यहाँ पे बोल रहा है, कोई भी स्पीच ये दे रहा होगा और इसके सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है वो इसकी स्पीच को सुन रही होगी। तो ये भी क्या है, एक तरीके की प्रेजेंटेशन है, जो कि एक तरीके की वर्बल फॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है प्रेजेंटेशन विजुअल फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्क्रीन लगी हुई है और ये जो पर्सन है स्क्रीन की हेल्प से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये इमेज दिखा के किसी प्रोडक्ट के एडवांटेज या डिसएडवांटेज बता रहा हो। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑडियंस को सुनाई तो दे ही रहा होगा, लेकिन साथ साथ वो जो है प्रोडक्ट को देख भी पा रहे होंगे कि किस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, वो कैसा दिखता है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में वो एनालाइज भी कर सकते हैं। मतलब कि विजुअल फॉर्म भी जो है उन्हें वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जो टॉपिक होगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मतलब जो ऑडियंस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ पाएगी, और जो एक्सप्लेन कर रहा है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो जो है चीज़ों को दिखा के रिप्रेजेंट कर सकता है, और वहाँ पर जो ऑडियंस है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सकती है। तो यहाँ स्क्रीन पर जो प्रेजेंटेशन होगी वो कैसे फॉर्म में होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटराइज फॉर्म में होगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन की बात करने वाले हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड अरेंज इन अ सिक्वेंशियल मैनर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन होती है वो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होती है, जहाँ पे जो स्लाइड्स होती हैं वो एक सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज की हुई होती हैं, और इनकी हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। बहुत ईजी वे में आप अपनी ऑडियंस को किसी भी टॉपिक को समझा सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन बनी हुई है और इसको जो है ये पर्सन एक्सप्लेन कर रहा है, और ये जो ऑडियंस है वो यहाँ पे इसको विजुलाइज करके चीज़ों को समझ रही है। मतलब कि यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू वर्बल प्रेजेंटेशन। मतलब कि अगर आप खाली स्पीच देते हैं, कोई भी ग्राफिक नहीं है आपके पास में, कोई कंप्यूटराइज फॉर्म में आपके पास में प्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही कोई प्रोजेक्टर है, ना ही कोई स्क्रीन है, अगर आप डायरेक्टली खाली बोलेंगे चीज़ों को तो हो सकता है ऑडियंस को उतने अच्छे तरीके से चीज़ें आपकी समझ में ना आए। लेकिन अगर आप उसको कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे तो जो ऑडियंस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ पाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक तरीके की कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन है, जिसकी हेल्प से मैं आपको टॉपिक्स को ईजिली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में जिस प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी प्रेजेंटेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन प्रेजेंटेशंस को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो देखिए, इन प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स की,
और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये जो है एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी हेल्प से आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो। जैसे कि यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो मैंने प्रेजेंटेशन बना रखी है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है। तो इन प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हमें एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी हेल्प से हम इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो जो पावर पॉइंट है वो एक ऐसा ही प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा और भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि गूगल स्लाइड है, इसकी हेल्प से भी आप प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। अडोबी का अडोब कनेक्ट के नाम से आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा ओपन ऑफिस में एक इम्प्रेस के नाम से सॉफ्टवेयर दे रखा होता है, तो इसकी हेल्प से भी आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के कुछ टर्म्स को कि प्रेजेंटेशन में और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, मतलब कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म होता है स्लाइड। तो बात करते हैं कि स्लाइड क्या होती है। तो देखिए स्लाइड जो है किसी भी प्रेजेंटेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल वे में इंडिविजुअल जो पेज होता है उसी को हम स्लाइड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन है, तो इस प्रेजेंटेशन में देखिए ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है और ये पेज 4 है। इस तरीके से यहाँ पे 4 पेज है। तो ये जो इंडिविजुअल पेज है इन्हीं को हम बोलते हैं स्लाइड। सिंपल वे में बस आपको इतना समझना है, किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर जो इंडिविजुअल पेज होता है, जो एक पेज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड्स हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी बड़ी है। आपकी प्रेजेंटेशन में 10 स्लाइड भी हो सकती हैं या फिर 50 स्लाइड भी हो सकती हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले टर्म की जो कि है स्लाइड शो। तो जब आप प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद में जो भी आपकी स्लाइड्स है उनको एक एक करके आप फुल स्क्रीन पे प्ले करते हैं, मतलब कि फुल स्क्रीन पे आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्लाइड शो। जिससे कि जो भी टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ऑडियंस को प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए प्रेजेंटेशन है, तो इसमें यहाँ पे 4 स्लाइड्स हैं। अब मान लीजिए ये जो 4th वाली स्लाइड है इसको जो है मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस स्लाइड को फुल स्क्रीन पे करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे इसको फुल स्क्रीन पे करूंगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्लाइड शो। स्लाइड्स को फुल स्क्रीन पे एक एक करके जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्लाइड शो। जैसे कि यहाँ पे जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसको भी मैंने स्लाइड शो मोड में ऑन कर रखा है, तो यहाँ पे एक एक करके सारे पेजेस को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब कि जो स्लाइड है एक एक करके यहाँ पे फुल स्क्रीन पे प्ले हो रही हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्लाइड शो। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लग रहा है अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पावर पॉइंट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन करी आपको जिससे कि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअली में पावर पॉइंट है क्या और ये करता क्या है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हम पावर पॉइंट को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है पावर पॉइंट को स्टार्ट करना सभी को आता होगा कंप्यूटर में। अगर किसी को नहीं आता है तो वो समझ लीजिए, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है और स्टार्ट पे जाने के बाद में आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन, इसमें जाना है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और वहाँ पर मिल जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली जो ओल्ड विंडोज़ होती हैं उनमें देखने को मिलता है। लेटेस्ट जो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज़ 10 है या फिर 11 है, तो इनमें क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है प्रोग्राम फ्लैश हो जाएगा इस तरीके से। इस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी शो नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो सर्च बॉक्स आ रहा है इसमें जो है प्रोग्राम का नाम लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है पावर पॉइंट, तो इस तरीके से आ गया है। फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पावर पॉइंट लिखा है तो इस तरीके से पावर पॉइंट आ गया है और इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे क्लिक कराया तो इस तरीके की विंडो आ गई है और यहाँ पे जो आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक कर देता हूँ तो इस तरीके से पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि पावर पॉइंट को इस तरीके से ओपन करते हैं। और देखिए ओपन करने से पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि पावर पॉइंट आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब कि जो MS ऑफिस है उसका इंस्टॉल होना जरूरी है, तभी आप जो है पावर पॉइंट को ओपन कर पाएंगे। अगर MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो आपको कंप्यूटर में पावर पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो जो विंडो हमारे सामने आती है पावर पॉइंट की, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो इसके कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस विंडो के कंपोनेंट की। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसमें टाइटल बार, जो कि जनरली जो आपको टॉप पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एरिया आ रहा है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। और इसमें जो आपके प्रेजेंटेशन का नेम डिस्प्ले हो रहा होता है, जो भी आपने प्रेजेंटेशन का नाम दे रखा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 लिख के आता है। जैसे ही आप प्रेजेंटेशन को सेव करके उसका कोई भी नाम दे देंगे तो वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगता है। तो सिंपली टाइटल बार जो है टाइटल को डिस्प्ले करती है।
बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है फाइल टैब। तो फाइल टैब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से फाइल टैब आता है और इस फाइल टैब में जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसके हेल्प से न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके पास में कोई बनी हुई प्रेजेंटेशन है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और साथ साथ इसमें आपको क्लोज बटन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन को क्लोज भी कर सकते हैं। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है क्विक एक्सेस टूलबार। तो क्विक एक्सेस टूलबार जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और इसमें जो है आपको कुछ शॉर्टकट्स दे रखे होते हैं, मतलब कि ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। और ये क्विक एक्सेस टूलबार जो है कस्टमाइजेबल होती है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जिन ऑप्शंस को भी आप बार बार यूज़ करते हैं उनको जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर जो है आपको उन टूल्स को एक्सेस करने के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सेव करने के लिए आपको फाइल टैब के अंदर जाना पड़ेगा, फिर जो है आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे देखिए सेव का बटन मिल जाता है, तो आपको फाइल टैब पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही सेकंड में क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल होगी वो सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी आपको ऑप्शंस बार बार यूज़ करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है उनको आप क्विक एक्सेस टूल बार पर प्लेस कर सकते हैं। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है रिबन। तो रिबन जो है वो आपका ये वाला एरिया होता है, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है इसको हम रिबन बोलते हैं। और रिबन पे जो है आपको डिफरेंट टाइप के टैब्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के टैब्स होते हैं और हर टैब के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स भी दे रखे होते हैं। जैसे कि होम टैब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप आ रहा है, स्लाइड ग्रुप आ रहा है, फॉन्ट ग्रुप आ रहा है, पैराग्राफ ग्रुप आ रहा है। तो इसी तरीके से हर एक टैब के अंदर कुछ ना कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनका कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है यहाँ पे स्लाइड पेन। तो स्लाइड पेन की अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं स्लाइड पेन और इस एरिया को मेनली हम यूज़ करते हैं स्लाइड को डिजाइन करने के लिए, मतलब कि जो भी कंटेंट वगैरह होगा वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये बॉटम पे आ रही होती है और इसका काम ये होता है, ये जो आपको स्टेटस डिस्प्ले करती है, जैसे कि शो होती है स्लाइड नंबर कि आप जो है किस स्लाइड पर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे थीम की डिटेल मिल जाएगी, स्पेल चेक की डिटेल मिल जाएगी, व्यू बटन मिल जाते हैं और साथ साथ जो है यहाँ पे जूम बटन भी आपको देखने को मिलता है, जो कि जूम का लेवल डिस्प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेटस बार डिस्प्ले करती है। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है व्यू बटन। तो व्यू बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और इसकी हेल्प से आप जो हमने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट व्यूज में देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, रीडिंग व्यू है, स्लाइड शो व्यू है। तो डिफरेंट टाइप के व्यू मिल जाते हैं जिनको कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे नोट पेन। ये आप लोग देख सकते हैं ये आ रहा है नोट्स पेन। तो यहाँ पे जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोट्स को टाइप कर सकते हैं और ये जो नोट्स होते हैं स्लाइड शो के टाइम पे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देते हैं, मतलब कि अगर आप स्लाइड शो चला रहे हैं तो उस टाइम पे डिस्प्ले नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के लिए होते हैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसकी नॉलेज के लिए होते हैं, जिससे कि वो प्रेजेंटेशन के टाइम में वहाँ से नोट्स देख के चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा होता है स्लाइड थंबनेल पैन, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जो भी स्लाइड्स होंगी वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, जैसे कि एक स्लाइड है तो यहाँ आएगी, दूसरी स्लाइड होगी तो इसके नीचे आएगी, तीसरी इसके नीचे आएगी। तो इस तरीके से इस पैन में जो आपको स्लाइड्स देखने को मिलती हैं, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन में स्लाइड होंगी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, तो अगला कंपोनेंट है प्लेस होल्डर। देखिए यहाँ पे ये जो आ रहे होते हैं इस तरीके से, इन्हें हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो इनके अंदर हम जो है क्या करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं, जो भी टाइटल है, सब टाइटल है या फिर जो कंटेंट आप टाइप करना चाहते हैं वो इन्हीं के अंदर टाइप करेंगे। इसके अलावा बॉटम पे जूम स्लाइडर दे रखा होता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रेजेंटेशन को जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है पावर पॉइंट विंडो के मेन कंपोनेंट होते हैं, जिनको कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं होम टैब की। तो होम टैब की अगर हम बात करें तो जो रिबन आ रही होती है इस तरीके से, इस रिबन पे जो है इस तरीके से होम टैब दे रखा होता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे और होम टैब की हेल्प से मोस्ट कॉमनली यूज कमांड्स को जो आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को कॉपी एंड पेस्ट करना हो गया, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो गया, न्यू स्लाइड्स को ऐड करना हो गया। तो होम टैब पे जो कॉपी पेस्ट से रिलेटेड कमांड होती हैं वो जनरली आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखने को मिलती हैं और क्लिपबोर्ड ग्रुप जो है होम टैब का पहला ग्रुप होता है, जिसमें कि आपको फॉर्मेट प्रिंटर टूल भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप फॉर्मेटिंग को कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लिपबोर्ड ग्रुप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है और साथ साथ इसमें आपको फॉर्मेट प्रिंटर का भी बटन मिल जाता है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉपी की, तो कॉपी का मतलब सभी को पता होगा। देखिए कॉपी में क्या होता है, जो टेक्स्ट होते हैं आप जो उनको एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, जहाँ से आपने टेक्स्ट कॉपी करे हैं वहाँ पे भी रहेंगे और इसके अलावा दूसरी जगह है जहाँ आपने कॉपी करे हैं
वहाँ पे भी टेक्स्ट आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास में जो है प्रेजेंटेशन में इस तरीके से टेक्स्ट है। अब इनको कॉपी करके जो आप यहाँ नीचे लेके आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी रहें और यहाँ पे भी आ जाएं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ नीचे आएंगे और नीचे जाने के बाद में आप कर देंगे पेस्ट। तो पेस्ट का काम ये होता है, इसकी हेल्प से आप टेक्स्ट को कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे टेक्स्ट को, कुछ इस तरीके से आपको टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी टेक्स्ट है और यहाँ पे भी टेक्स्ट आ चुकी है। इसके अलावा आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट का ऑप्शन मिल जाता है। कट में देखिए क्या होता है, टेक्स्ट को आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट है, आप चाहते हैं इनको यहाँ से कट करके और यहाँ पे लाना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि यहाँ से टेक्स्ट हट जाएं और यहाँ पे आ जाएं, तो इस काम को आप कर सकते हैं कट ऑप्शन का यूज़ करके। किस तरीके से करेंगे, देखिए इन टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में आप जो है कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, तो ये टेक्स्ट होंगे यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब कि कुछ इस तरीके से जो है टेक्स्ट हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हट गए हैं और यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये होता है कट एंड पेस्ट फीचर। तो इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये ऑप्शन है कॉपी का, ये वाला है कट का और ये ऑप्शन होता है पेस्ट का, जिसकी हेल्प से ये सारे फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं पावर पॉइंट में। तो मान लीजिए मेरे पास में इस तरीके से टेक्स्ट है। अब मैं चाहता हूँ इनको कॉपी करके यहाँ पे लाना, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी रहे टेक्स्ट और यहाँ पे भी आ जाए, नीचे वाला जो प्लेस होल्डर है यहाँ पे भी ये टेक्स्ट आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूँगा और इसके बाद में नीचे वाले प्लेस होल्डर पर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे जाने के बाद में मैं जो है पेस्ट वाला ऑप्शन जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप से सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक कराया तो देखिए जो टेक्स्ट है वो कॉपी होके यहाँ पे आ गए हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे मूव करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को करने के लिए सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कट वाला ऑप्शन, ये रहा कट वाला ऑप्शन। और इसके बाद में देखिए जो टेक्स्ट है वो यहाँ से कट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर जो है पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से टेक्स्ट हट गए हैं और नीचे वाले में जो है टेक्स्ट आ गए हैं। तो इस तरीके से जो टेक्स्ट है वो मूव हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस काम को शॉर्टकट की का यूज़ करके भी कर सकते हैं। कॉपी के लिए होती है Ctrl+C और कट के लिए होती है Ctrl+X और पेस्ट के लिए होती है Ctrl+V। तो इस काम को शॉर्टकट की का यूज़ करके भी कर सकते हैं और साथ साथ आप इस काम को राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कट एंड कॉपी और साथ साथ यहाँ पे नीचे पेस्ट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट को करने के मल्टीपल तरीके हैं, जैसे भी आपको सूट करता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस क्लिपबोर्ड ग्रुप के एक और टूल की, जो कि है फॉर्मेट पेंटर, जो कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। वैसे MS वर्ड में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉर्मेट पेंटर की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से हम फॉर्मेटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं किसी भी सेलेक्टेड पोजीशन से, मतलब कि एक जगह पे जो टेक्स्ट है उनसे फॉर्मेटिंग कॉपी करके आप दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो पैराग्राफ हैं, पहला पैराग्राफ ये है और दूसरा पैराग्राफ इसके नीचे वाला है। तो इस पहले पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कलर रेड हो रहा है और यहाँ पे जो फॉन्ट है वो नीचे वाले पैराग्राफ से डिफरेंट फॉन्ट अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है सेम फॉर्मेटिंग जो है वो आपके इन टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाए, तो इस काम को करने के लिए एक तरीका तो यह है कि आप जो यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैनुअली सारी चीज़ें अप्लाई कर दें, मतलब कि पहले कलर चेंज करें फिर जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट को अप्लाई करें। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप जो है सिंपली इन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आप जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप पे ऐसे फॉर्मेट पेंटर टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो जाएगी और उसके बाद में माउस लेके जाएंगे इन टेक्स्ट पे और जो है आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, मतलब कि एक तरीके से पेंट कर देंगे। तो ये सेम फॉर्मेटिंग जो है इन टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है। इसको जो हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट में करते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से स्लाइड है जिसमें कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए पहली वाली जो लाइन है इसमें जो है डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग है और नीचे की लाइन पे जो फॉर्मेटिंग हो रही है वो डिफरेंट टाइप की हो रही है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो पहली लाइन पे फॉर्मेटिंग है इसको कॉपी करके आप जो है इन टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकें, तो आप जो है इस काम को फॉर्मेट पेंटर टूल की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले उन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। उसके बाद में जाएंगे हम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप पे और ये रहा देखिए फॉर्मेट पेंटर टूल, इस पे हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद में देखिए इस तरीके से ब्रश बन के आ जाएगा। फिर जो है आपको उन टेक्स्ट के ऊपर पेंट कर देना है जिन पे आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। देखिए मैं जो है यहाँ पे पेंट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं होम टैब के अगले ग्रुप की,
जो कि है स्लाइड ग्रुप। तो स्लाइड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप जो है यहाँ से न्यू स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्लाइड की लेआउट को चूज कर सकते हैं, इसके अलावा स्लाइड को रीसेट कर सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको स्लाइड ग्रुप पर देखने को मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। न्यू स्लाइड अगर आपको ऐड करनी है तो इस बटन पर क्लिक कर देंगे, लेआउट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, रीसेट करना है स्लाइड को तो इस बटन पर क्लिक कर देंगे, और सेक्शन वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पे सेक्शन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं स्लाइड ग्रुप में। अभी जो है मैं इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे जहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं अगले ग्रुप की, जो कि है फ़ॉन्ट ग्रुप। तो फ़ॉन्ट ग्रुप भी आपको होम टैब पे देखने को मिल जाता है, और इस ग्रुप में जो है बेसिकली आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट को चेंज करना हो गया, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना हो गया, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो गया, कलर चेंज करना हो गया, या फिर कैरेक्टर स्पेसिंग को डिफाइन करना हो गया। इस तरीके के सारे ऑप्शन जो आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में मिल जाते हैं। तो फ़ॉन्ट ग्रुप होम टैब पर कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि होम टैब पे फ़ॉन्ट ग्रुप भी होता है। बात करते हैं होम टैब के अगले ग्रुप की, जो कि है पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करना हो गया, टेक्स्ट का इंडेंट सेट करना हो गया, टेक्स्ट की स्पेसिंग को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि जो लाइन की स्पेसिंग है उनको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बुलेट एंड लिस्ट को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो पैराग्राफ ग्रुप जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको, जिसमें कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमने MS वर्ड में भी डिस्कस करे थे। तो सेम ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करते हैं होम टैब के अगले ग्रुप की, जो कि है ड्राइंग ग्रुप। तो होम टैब पे जो आपको एक और ग्रुप देखने को मिलता है, जो कि होता है ड्राइंग ग्रुप। और ड्राइंग ग्रुप में आपको डिफरेंट टाइप की शेप्स देखने को मिल जाती हैं, जिनको कि आप अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप जो है शेप्स के ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं, या फिर जो है उनमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शन जो है आपको ड्राइंग ग्रुप में देखने को मिल जाते हैं। तो ड्राइंग ग्रुप जो है आपको होम टैब पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में आप किसी भी शेप को इंसर्ट करा सकते हैं। साथ साथ शेप को अरेंज करने के लिए फीचर मिल जाते हैं, और शेप्स को फॉर्मेट करने के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बात करते हैं अगले ग्रुप की, जो कि है एडिटिंग ग्रुप। तो आपको जो होम टैब पे एक एडिटिंग ग्रुप भी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि फाइंड एंड रिप्लेस कमांड मिल जाती है, और साथ साथ यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन पैन को इनेबल कर सकते हैं। तो एडिटिंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो होम टैब पे कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमने होम टैब के सारे ग्रुप्स को डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से ग्रुप जो है होम टैब पे होते हैं। तो अब जो है आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं, मतलब कि क्या पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं जब भी आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, जिनको कि हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट जो है आपको प्रेजेंटेशन बनाते टाइम ध्यान में रखने हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अपने प्रेजेंटेशन को आप क्या रखिए, सिंपल रखिए, कीप इट सिंपल। आपकी प्रेजेंटेशन जो है सिंपल हो, प्रेजेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में प्रेजेंटेशन को रखें, जिससे कि जो भी उसको देख रहा है वो आसानी से चीज़ों को समझ पाए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमाइज फैक्ट एंड फिगर्स इन द स्लाइड्स। मतलब कि जो भी आपकी स्लाइड है उसमें जो है आप टेक्स्ट को कम से कम रखें। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे स्लाइड है। तो यहाँ पे देखिए टिप्स लिखी है मैंने स्मार्ट स्टडी के लिए। तो यहाँ पे स्लाइड में जो है बहुत सारे टेक्स्ट हैं। तो इस तरीके से अगर आप स्लाइड्स को बनाएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है बोरिंग लगेगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो कम से कम हो। मतलब कि इस प्रेजेंटेशन को आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो है पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले करा सकते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। जो भी प्रेजेंटेशन को देख रहा होगा उससे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की, यूज वाइब्रेंट कलर्स। मतलब कि आपको जो अपनी प्रेजेंटेशन में प्रॉपर तरीके से कलर्स को यूज करना है। जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर को मैंने यूज करा है। तो जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट पे कलर लगाने हैं थोड़े वाइब्रेंट कलर आप लगाइए, जिससे कि जो देखने वाला है उससे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, मतलब कि वो रीड कर पाए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, इंपोर्ट इमेजेस, ग्राफिक्स एंड वीडियोस। मतलब कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है कोशिश कीजिए कि उसमें जो है आप ग्राफिक्स को जरूर इन्वॉल्व कीजिए। देखिए मैं भी जो प्रेजेंटेशन बनाता हूँ उसमें जो है आपको मोस्टली इमेजेस देखने को मिलती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे इमेजेस यूज़ करें, ग्राफिक्स यूज़ करें, या फिर किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। जैसे कि स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज को यूज़ करा है। तो इमेज को यूज़ नहीं करेंगे तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बोरिंग लगेगी। तो कोशिश ये कीजिए जहाँ भी नीड है वहाँ आप पिक्चर्स लगा दें।
बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है यूज ह्यूमर इन योर प्रेजेंटेशन। मतलब कि प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए, जिससे कि जो प्रेजेंटेशन है वो आसानी से समझ में आ सके। बहुत ज़्यादा बोरिंग लैंग्वेज वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है एडिट रूथलेसली। मतलब कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको आपको बहुत अच्छे से एडिट करना है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एडिट करेंगे उतनी ही आपकी प्रेजेंटेशन अपीलिंग होगी, उतनी ही अट्रैक्टिव होगी, और जो ऑडियंस है वो उतनी आसानी से प्रेजेंटेशन को समझ पाएगी, आपको भी समझाने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, प्रेजेंटेशन में अगर आप एडिटिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो इसीलिए आपको एडिट करना है अपनी प्रेजेंटेशन को प्रॉपर तरीके से। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है होल्ड अप योर एंड विद एक्साइटिंग / कन्विंसिंग मटेरियल। मतलब कि जब भी आपकी प्रेजेंटेशन एंड होती है तो वहाँ पे जो है ऐसा कंटेंट रखिए जो कि एक्साइटिंग हो और कन्विंसिंग हो, जिससे कि जो ऑडियंस है वो अच्छे मूड के साथ में प्रेजेंटेशन को एंड कर पाए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डोंट पैरेट पावर पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी प्रेजेंटेशन है उसकी रीडिंग नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने टिप्स लिख रखे हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ रीडिंग करके बताऊँ, जैसे कि इस हेडिंग को रीड करूँ, फिर इसके बाद में इसको रीड करूँ, फिर इसको रीड करूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे रीडिंग करूँ, तो ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप खाली रीडिंग करेंगे तो प्रेजेंटेशन क्या होगी, आपकी बोरिंग हो जाएगी। प्रेजेंटेशन में जो पॉइंट्स होते हैं हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हम उनको एक्सप्लेन कर सकें। तो इस तरीके से कम कंटेंट रखना है और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस। मतलब कि जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन को दे रहे हैं तो अपने ऑडियंस के साथ में आई कॉन्टैक्ट को बना के रखिए। जो भी चीज़ आप समझा रहे हैं तो ऑडियंस को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। उनसे जो है आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए, जिससे कि उन्हें फील हो कि आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। बात करते हैं अगले पॉइंट की, टाइम और रिमार्क्स। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कभी भी जो है आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन ना करें जिससे कि जो आपकी अपकमिंग स्लाइड है वो आप पहले ही एक्सप्लेन कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो इसके आगे की जो स्लाइड है अगर मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आगे वाली स्लाइड में आपको जो है इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए जो है आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो जो करंट स्लाइड है उसी के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन दीजिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, मेकिंग अ पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब कि आप लोगों ने सुना भी होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए जिससे कि जो ऑडियंस है वो एंगेज हो जाए, उससे इंटरेस्ट जो है एकदम से आ जाए। तो कुछ इस तरीके का कंटेंट जो है आपको स्टार्टिंग में रखना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है गिव इट अ रेस्ट। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो बीच बीच में जो है ब्रेक ले लीजिए, ऑडियंस को भी ब्रेक दीजिए, या फिर जो है प्रेजेंटेशन के टाइम पे कुछ ऐसी एक्टिविटी रख सकते हैं जिससे कि जो ऑडियंस है वो रिफ्रेशिंग फील करे। जैसे अगर आप चाहें तो बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं, या फिर जो आप ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक रखना है जिससे कि जो ऑडियंस है वो रिफ्रेश हो सके। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना तो आपको इन पॉइंट को ध्यान में रखना है। आई होप आप लोग को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे स्लाइड के कुछ बेसिक एलिमेंट्स को, कि स्लाइड के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, इसको डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक्स बचे हैं, क्योंकि आप लोगों को कमेंट आते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए जो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। आधे घंटे के आसपास की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।